हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज हम अपनी नई क्लास को नई ऊर्जा के साथ पढ़ने वाले हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम क्या होगा? शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। ठीक है। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? वैज्ञानिक गतिविधियाँ जो टॉपिक होगा, हम इस टॉपिक को आज अपने कवर करेंगे। ठीक, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा कि वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 आई है। तो इसमें ग्लोबल जो आपकी टर्बोकोलोसिस रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 192 देशों को जो है शामिल किया गया है और विश्व की लगभग 99% जनसंख्या के टीबी के मामले के आंकड़ों पर जो है ये क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसके बारे में बात करेंगे हम? टीबी के बारे में बात करने वाले हैं, ट्यूबरकुलोसिस। कई बार इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इससे कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी जो है वो क्या है, दूसरा प्रमुख कारण है। देखो, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो टीबी दूसरा सबसे प्रमुख कारण है लोगों की मृत्यु का। अदरवाइज जो है कोविड था अभी थोड़े दिन पहले जो है मरने वाले लोगों की संख्या का मेन कारण। 2022 में विश्व स्तर पर टीबी ग्रसित लोगों की संख्या लगभग 7.5 मिलियन रही है। ठीक है, कितना बड़ा आंकड़ा है ये आप आइडिया लगा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1995 से टीबी की निगरानी के बाद टीबी से पीड़ित लोगों की ये अभी तक की जो है क्या है, उच्चतम संख्या है। 2022 में टीबी के कारण लगभग 1.30 मिलियन लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है, 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु केवल टीबी से हुई है। 2022 में विश्व स्तर पर टीबी प्रसार दर प्रति लाख जनसंख्या पर 133 मामले नए आ रहे थे। आप ये समझ लो कि टीबी के मामले इतनी जागरूकता होने के बाद भी क्या है, बढ़ रहे हैं और 1 लाख में 133 लोग टीबी से प्रभावित हैं। पूरे विश्व में 2/3 टीबी के मामले केवल 8 देशों में ही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टीबी के मामले हैं वो भारत में है 27%, इंडोनेशिया में 10% हैं। इसके अलावा आपका जो चीन है उसमें 7.1% है और फिलीपींस की बात करेंगे तो फिलीपींस में 7% है और पाकिस्तान में आपका 5.7% है। नाइजीरिया में आपके 4.5% है। बांग्लादेश में 3.6% है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 3% है। तो सबसे ज़्यादा जो टीबी के मामले हैं वो भारत, इंडोनेशिया, चीन और फिलीपींस में है। ठीक, और टीबी पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि पहली उच्च स्तरीय बैठक जो है दूसरी थी ये 23 में और पहली उच्च स्तरीय बैठक 2018 में थी। ये तो बात ध्यान रखना। इसके अलावा 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य 90% निर्धारित किया गया है। मतलब आप ऐसे समझो कि 2027 तक जो 90% लोग टीबी से पीड़ित होंगे उनका इलाज किया जाना निर्धारित किया गया है। ठीक है, 2023 से 2027 में वैश्विक रूप से 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा। मतलब टीबी के इलाज के लिए जो है 5 सालों के अंदर अंदर 45 मिलियन लोग जो हैं इसका इलाज कराने चाहिए। ठीक है, वर्ष 2022 में टीबी पर सर्वाधिक मामले भारत में ही दर्ज किए गए थे और 27% मामले भारत में ही आए थे। ठीक है, 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टीबी मुक्त अभियान जो है ये भी शुरू किया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे कि 2022 में राष्ट्रपति ने क्या किया था, टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। भारत सरकार का जो टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2025 है और अगर वैश्विक लक्ष्य की अगर बात करें तो वैश्विक लक्ष्य जो है वो कितना है, 2030। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत जो नीश है मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, उनकी देखभाल के इलाज जो है उनके देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। देखो, नीश है एक अभियान है जो टीबी को समाप्त करने के लिए जो है चलाया गया है। इसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जो व्यक्ति जो टीबी से पीड़ित हैं उनको गोद लिया जाता है और उनका सही तरीके से क्या किया जाए, इलाज किया जाए। उसके लिए प्रधानमंत्री नीश है अभियान चलाया गया है। नीश है मित्र पहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पोल्ट्री
क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से अब जो है वो क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। देखो भाई, भारत की अगर बात करें तो भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक देश है। अब इसमें छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती हैं। तो अब क्या है कि भारत में एक बड़े लेवल पर पोल्ट्री का जो एरिया है उसकी डिमांड बनी रहती है। तो पोल्ट्री वाले क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो बार बार अटैक कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि 2023 को फ्रांस में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसको WOAH कहा जाता है, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की घोषणा की मंजूरी प्रदान की गई है कि भारत में जो हैवी पोल्ट्री एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI था, भारत उससे अब मुक्त हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये मंजूरी दी गई है कि विश्व अंडा दिवस के अवसर पर यह घोषणा की जाए। ठीक है, विश्व अंडा दिवस के अवसर पर यह घोषणा की जाए। भारत में अब तक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से जो है बहुत ज़्यादा संख्या में ये मुर्गियां प्रभावित होती थी। अब जो है इससे प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि भारत ये इससे मुक्त हो चुका है। भारत में पूरी तरीके से इसका अब इलाज है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक ए वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली एक संदर्भित बीमारी है, इसको ध्यान रखेंगे। और बेसिकली ये मुर्गियों में होती है, तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा R21 मैट्रिक्स M मलेरिया रोधी टीका आया है। 2 अक्टूबर 2023 को WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नई वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश कर दी है। उन्होंने बोला है कि R21 मैट्रिक्स M ये जो है टीका लगाया जा सकता है बच्चों को। ये मलेरिया का दूसरा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश जो है WHO के द्वारा की गई है। इससे पहले 2021 में WHO ने मॉस्क्यूरिस नामक एक जो है टीका था, उसकी भी सिफारिश की थी कि आप इस टीके को भी लगवा सकते हैं बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए। ठीक। R21 मैट्रिक्स M टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 2 इंस्टीट्यूट है, देखो ध्यान रखना। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इन दोनों के द्वारा जो है क्या किया गया है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस टीके को बनाया गया है। क्लियर हो रही है बात? चलो, इसके अलावा इसमें जो पैसे निवेश करेगा वो यूरोपियन निवेश बैंक जो है वो सहयोग देगा। और इस टीके से अमेरिका में एक नोवावैक्स इंक एजुवेट प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये भी बात ध्यान थोड़ा सा रख सकते हैं। ठीक। इसके अलावा और क्या है कि और इसमें क्या 2-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि इस टीके में नोवावैक्स मैट्रिक्स एडजुवेंट शामिल है। ठीक है। और इसके अलावा सोपोनिन आमतौर पर चिली में पाए जाने वाला क्वालाजा सुपानोरिया या सेपावर्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं जिनमें अद्वितीय औषधीय गुण होते हैं। इसमें जो है क्या किया गया है, क्विलिजा सोपानेरिया या सोपवार्क पेड़ जो होता है उसके जो कंपाउंड्स हैं वो इस इंजेक्शन में डाले गए हैं। ठीक है। और किसी टीके का एक ऐसा घटक, मतलब जो टीके के प्रति अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है, वो टीका जो है क्या होगा, बड़े लंबे समय तक जो है वो क्या होता है, डर्बल हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है। ठीक। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये अभी मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ कि WHO ने क्या कर दिया है, बोल दिया है कि R21 मैट्रिक्स मलेरिया रोधी टीका जो है वो क्या है, सही है, आप उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद WHO द्वारा रोगी सुरक्षा चार्टर अधिकार का अनावरण किया गया है। WHO ने अभी बोला है कि सितंबर महीने में कि जो चार्टर ऑन पेशेंट सेफ्टी राइट्स है उसको सभी को जानना चाहिए कि रोगियों के जो मूल अधिकार हैं उनको रेखांकित करने वाला ये एक चार्ट है। और इसमें होगा क्या कि जो प्राथमिकता, मतलब रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने, चिकित्सा जो है चिंताजनक आंकड़े को संबोधित करने, प्रणालीगत सुधारों की वकालत करने की ये भूमिका में क्या करेगा, एक बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा वैश्विक रोग सुरक्षा कार्य योजना की अगर बात करें तो जो ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान है जिसको 2021-30 को अंगीकृत किया गया था, वो इस कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से जो है एक भारत भी है।
अब देखो आप ऐसे समझो कि 2021 में क्या हुआ, 2021 में WHO ने वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना की घोषणा की, ठीक है, और भारत जो है इस सुरक्षा योजना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक था। तो अब क्या होगा कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है, जो हर बार 17 सितंबर को मनाया जाता है, अब इसमें क्या होगा कि उसके जीवन से जुड़ी हुई जो सुरक्षा की जो चार्ट है वो भी उसको बताए जाएंगे, ठीक है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम अगर पूछी जाएगी क्या होगी, तो रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना, ठीक है, ये है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला एक और क्वेश्चन है कि WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का सम्मेलन का आयोजन करवाया। देखो 17-18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। क्लियर हो रही है बात। 17-18 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पर? गुजरात में, गांधीनगर में। इसका जो संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन करवाया है वो आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा करवाया गया है। ठीक, क्लियर है। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। G20 जो भारत में हुआ था, तो उसके जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनकी बैठकों के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो ये था कि सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, टुवर्ड्स हेल्थ वेलबींग फॉर ऑल, ठीक है, ये इसका थीम था। इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के बाद परिणामों को रेखांकित करते हुए गुजरात के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए और गुजरात डिक्लेरेशन को भी जारी किया गया था। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो अभी एक चिकित्सा प्रणाली होती है जिसको एक्यूपंक्चर कहते हैं, हर्बल औषधियाँ, स्वदेशी पारंपरिक औषधि, होम्योपैथी, पारंपरिक चीनी औषधि, नेचुरोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक जो ऑस्टियोपैथी होती है और यूनानी औषधियाँ हैं, ये सभी इसमें क्या की गई हैं, ये सभी के सभी इसमें शामिल की गई हैं। ये भी बात आप क्या करेंगे, ध्यान थोड़ा सा रखेंगे। क्लियर है। 19 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी ने जामनगर में WHO के पारंपरिक चिकित्सा हेतु जो है क्या किया था, एक WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, 2022 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला को रखा था। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके अलावा ये भी बात ध्यान रखेंगे कि ये अभी तक का जो विकासशील देशों में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, ठीक, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय बजट जो 2023-24 आया था उसमें सिकल एनीमिया उन्मूलन की जो है घोषणा की गई थी और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो 17 जो हाई फर्स्टेड स्टेट हैं, जो केंद्रित राज्य हैं, उनके 278 जिलों में इसको क्या किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाएगा। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये हिस्सा होगा और इसमें क्या होगा, जनसंख्या के आधार पर स्क्रीनिंग, रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें ये कार्यक्रम होंगे और इस 17 राज्यों में मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ये 17 बड़े जो राज्य हैं वो 17 बड़े राज्यों में इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। सिकल सेल एनीमिया अगर आपसे पूछा जाए कैसा रोग है तो आप ये कहना है कि सिकल सेल एनीमिया एक कैसा अनुवांशिक रोग है। माता पिता के जीन्स से संतान को पुश्तैनी तौर पर ये प्राप्त होता है। इस बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार और सख्त हो जाती हैं जिससे सिकल सेल कहा जाता है
और लैटिन भाषा में सीकल का अर्थ हंसिया होता है। क्या होता है? हंसिया। सिकल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं जिससे हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी होने लगती है और इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कह दिया जाता है। विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस की अगर बात करेंगे तो ये 19 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाएगा। हाल ही में एक बेलीज देश है जो मलेरिया मुक्त जो है क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। किसको? बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्लियर है? बेलीज की अगर बात करेंगे तो ये मलेरिया युक्त घोषित तो हुआ है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र जो हासिल करने वाला अमेरिका का ये चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश बना है। अमेरिका का ये दूसरा देश बना है। ठीक है, जो है मध्य अमेरिका का दूसरा और अमेरिका का चौथा देश जो है मलेरिया मुक्त बना है। पराग्वे, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर ने पहले ही क्या कर लिया था, अपना प्रमाण पत्र ले लिया था कि वो मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। 2018 में पराग्वे, 2019 में अर्जेंटीना, 2021 में अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र हासिल कर चुके थे। इसके अतिरिक्त 2023 में मलेरिया मुक्त पाने वाला जो है बेलीज क्या बन गया, तीसरा देश बना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये भी विदित होना चाहिए कि WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को भी 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था। ठीक है, तजाकिस्तान और अजरबैजान को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था। विश्व मलेरिया रिपोर्ट और भारत की अगर बात करें तो 30 नवंबर को मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई थी 2023 में। ठीक है, 2023 में WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन अनुमानित मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे। 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों की मलेरिया से क्या हुई है, मृत्यु हुई है। और दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत सबसे बड़ा जो है भागीदार है और लगभग 66% जो दक्षिण पूर्व एशिया के मामले हैं वो केवल कहाँ पर आते हैं, केवल भारत में आते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो भारत में मलेरिया के मामले काफ़ी बढ़े हुए हैं। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क जारी किया है। WHO ने क्या जारी किया है? WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया और उसका उद्देश्य रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों के खतरे से लोगों की क्या करना है, रक्षा करना है। और रोगाणु जीनोमिक्स के तहत विषाणु और जीवाणु और अन्य रोगजनों के आनुवांशिक कोड का विश्लेषण किया जाता है। मेन बात क्या है, ये ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्ल्ड वन टीवी समिट 2023 का आयोजन हुआ है, इसके बारे में और देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी समिट का वाराणसी में क्या किया था, उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने भारत की टीबी रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन किया और तपेदिक टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त महापंचायत पहल को भी शुरू किया था। तो यूपी के एग्ज़ाम से अगर ओरिएंटेड देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि टीबी मुक्त पंचायत पहल को प्रधानमंत्री ने कहाँ से लॉन्च किया। तो आप कह सकते हैं कि ये लॉन्च किया था वाराणसी से, जहाँ से उनकी संसदीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है, इसी को देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं पर्यावरण से जितने क्वेश्चन बने हैं उस पर्यावरण के क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। नीलगिरी की अगर बात करेंगे तो नीलगिरी के बारे में आप जानते ही होंगे कि नीलगिरी एक पर्वत है और जैसे ही आप दक्षिण भारत की तरफ को जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ट्राई पॉइंट दिखाई देगा इस तरीके से और यहाँ पर आपको जो है एक आराम से दिख जाएगा नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के ट्राई पॉइंट पर है। अब इसी में बात करते हैं किसके बारे में, नीलगिरी तहर परियोजना। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है MK स्टालिन, उन्होंने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया है और तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना की मंजूरी दी है।
भारत में इस प्रकार की ये पहली परियोजना है, ये भी बात ध्यान रखना है। और इस परियोजना को 5 वर्षों के लिए जो है लागू किया गया है और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में जो है तमिलनाडु में मनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक खुरदार जो है क्या है, जानवर है। आप इस तरीके से कह सकते हैं खुरदार जानवर, जैसे नीलगाय होती है ना, इस तरह का एक जानवर है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त जो है श्रेणी में शामिल किया गया है। इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, देश का 54वां बाघ अभयारण्य जो है बना है। तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में ये आपका वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य जो है विस्तृत है। इसके अलावा देश का 54वां है और मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अलावा पारिस्थितिकी, पशु वर्ग, वनस्पति, प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के कारणों को नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती जो है वन्यजीव अभयारण्य का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के रूप में गठन किया गया। देखो आप ऐसे समझो कि नौरादेही का जो वन्यजीव अभयारण्य था, ठीक है, और वीरांगना दुर्गावती जो वन्यजीव अभयारण्य था, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य बनाया गया है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई। तो इसके बाद दुर्गावती बाघ अभयारण्य आकार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ये भी ध्यान रखना कि आकार के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य होगा वो कौन सा होगा। तो बस इसको इतना ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे दुर्गावती कौन थी, तो गोंडवाना की जो है रानी थी और मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए उन्होंने जो है अपने जो है संघर्ष किया था, तो उसके लिए उनको याद किया जाता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में कुल 7 बाघ अभयारण्य हैं। सबसे पहला कान्हा है, ठीक है, सबसे पहला अभयारण्य कान्हा है, दूसरे नंबर पर सतपुड़ा है, तीसरा संजय दुबरी है, पेंच, माधवगढ़, पन्ना और फिर है वीरांगना दुर्गावती। तो क्लियर हो गया होगा। अभी तक का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व बना है वो कौन बना है आपका, वो वीरांगना दुर्गावती बना है 2023 में, इसको विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अलावा अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नमो 108 कमल की नई प्रजाति आई है। नमो 108 जो है कमल की क्या है, एक नई प्रजाति आई है। 19 अगस्त को क्या हुआ कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह ने लोटस के फूल की एक नई प्रजाति का अनावरण किया और उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक हम अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा कमल अभियान। और कमल अभियान में उन्होंने 108 नई पंखुड़ियां हैं जिस नई प्रजाति का क्या किया है, उन्होंने अनावरण किया है, तो उसे नमो 108 इसीलिए नाम दिया गया है। ठीक है, इस पुष्प को लखनऊ में CSIR के द्वारा जो है विकसित किया गया है। और कमल के पुष्प की अन्य प्रजातियों में नमो 108 प्रजाति जो है एक मौसमी और अधिक लचीली है। ठीक है, मौसमी परिस्थितियों के प्रति जो है वो क्या है, अधिक लचीली है। तो इससे जो है थोड़ा सा कमल की जो खेती हो रही है, कमल गट्ठे के जो यूज होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसका यूज किया जाएगा। नमो 108 प्रजाति की खोज मणिपुर में कई वर्षों पहले हो गई थी, ऐसा नहीं है अभी हुई है। अब भारत में कमल की ऐसी पहली प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से हमने जो है वो क्या कर लिया है, सीक्वेंस कर लिया है, अनुक्रमित कर लिया, मतलब इसका जीनोम हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है कि इसमें अब हम जो है इससे कम पंखुड़ियों का इस प्रजाति का पुष्प हम पैदा नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। CSIR द्वारा कमल अभियान को संचालित किया जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। CSIR के द्वारा नमो 108 जो कमल की पंखुड़ियां हैं उसकी खोज की गई है और जितेंद्र सिंह ने नमो 108 जो है कमल जो है नमो 108 अभियान का स्टार्ट किया है। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 एक रिपोर्ट आई है और इसके 5 साइकिल जो है परिणाम जारी किए गए हैं। तो इन परिणामों को स्टेट ऑफ टाइगर्स कोऑपरेटिव्स एंड प्रे इन इंडिया के नाम से एक रिपोर्ट में जो है जारी किया गया है।
स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रोडक्ट्स एंड प्रे इन इंडिया के नाम से रिपोर्ट में जो है इनको जारी किया गया है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है ये क्या की गई है, जारी की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या लगभग अब जो है 3682 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है? 3682 हो गई है। और भारत में विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान है। तो विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघ अगर कहीं हैं तो वो कहाँ पर है? भारत में। 2018 में बाघों की जनगणना जब की गई थी तो उस समय इनकी संख्या जो है वो 2967 थी। अब इनकी संख्या जो है वो 3682 हो गई है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट जो पार्क है उसमें सबसे ज़्यादा बाघ हैं 260। ये ध्यान रखना, उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट पार्क है उसमें सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है 260। इसके बाद कर्नाटक का जो बांदीपुरी है, बांदीपुर अभ्यारण्य है, उसमें 150 हैं। और कर्नाटक का ही एक नागरहोल जो है उसमें 141 है। ठीक, इसके अलावा बाघों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 2022 में जो शीर्ष 5 राज्य हैं बाघों के को लेकर, उनमें पहला नंबर तो आता है किसका? मध्य प्रदेश का आता है। ठीक, दूसरा नंबर जो आता है वो कर्नाटक का आता है। तीसरा नंबर जो है वो आता है उत्तराखंड का, 560 हैं इसमें। चौथा नंबर आता है महाराष्ट्र का, 444 हैं। और फिर आता है तमिलनाडु का, 306 हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि टॉप 5 जो बाघों की संख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो 205 दर्ज की गई है। कितनी है? उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष जो है हाल ही में पूरे हुए हैं, तो अभी ध्यान रखेंगे उसके बारे में कि 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था? भारत सरकार द्वारा एक बाघ संरक्षण को लेकर एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण एक पहल को लेकर एक प्रोजेक्ट था। तो 1 अप्रैल 2023 को क्या हुआ? 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए। और नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के स्मरण के उत्सव में जो है क्या किया? एक कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में और जान लो कि क्या है ये कि 9 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को भी लॉन्च किया था। बिग कैट्स अलायंस को भी क्या किया था? लॉन्च किया था। ठीक है, किसको लॉन्च किया था? बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। ये अगर देखा जाए तो अलायंस विश्व की जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं उनमें से एक प्रजाति है। ये बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के मतलब ये जो अलग अलग 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं उनके संरक्षण के लिए जो है ये बिग कैट अलायंस जारी किया गया है। और इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश जो हैं इस जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, अगला है कि भारत में चीते का पुनर्वास क्वेश्चन है। 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया। ठीक है, ये पिछली बार पीसीएस में पेपर में आया था, अब की बार फिर पूछा जा सकता है इससे। तो कहाँ से ये आए थे? तो ये चीते लेकर आए गए थे नामीबिया से। 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, उनमें से 5 मादा हैं और 3 नर चीते हैं। 1952 में देश में विलुप्त जो है चीते घोषित हो चुके हैं। 70 सालों के बाद जो है भारतीय भूमि पर चीतों की वापसी हुई है। अब 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा और भी ध्यान रखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इनके लिए विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना के तहत जो है इसको लाना जो है भारत में क्या हुआ? संभव हुआ है। नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया है अफ्रीकी चीता है और इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो एसिनोक्स जैप्टस है। अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से अब तक 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। किसी न किसी कारण से ये क्या मरे जा रहे हैं। ठीक है, चीता परियोजना के संचालन की समिति जो है वो 2023 मई में 11 सदस्यों की जो चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर राजेश गोपाल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे।
इसके अलावा महासचिव ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति के अध्यक्ष हैं और इस समिति का मध्य प्रदेश में वन विभाग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, चीतों के पुनर्वास की समीक्षा की प्रगति और निगरानी के परामर्श हेतु जो है उत्तरदायी होगा। तो इसमें ध्यान अगर कुछ रखना है तो राजेश गोपाल का ध्यान रखना है कि इस समिति के जो चीता प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है तो उसका अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेश गोपाल है। महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है वो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है, ध्यान रखेंगे। महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो क्या हुआ है, घोषित हुआ है। 20 मार्च 2023 को उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, 20 मार्च 2023 को उड़ीसा सरकार के द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया है। उड़ीसा का ये तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और इससे पहले महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता स्थल जो है घोषित किया गया था। तो अब क्या है, ध्यान रखो कि उड़ीसा में कितने जैव विविधता के स्थल हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। उड़ीसा के द्वारा जो गंधमर्दन पहाड़ी है उसको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया है। उड़ीसा का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल है महेंद्रगिरी पहाड़ी और उड़ीसा का जो पहला जो विरासत स्थल है उसका नाम है मंदसरू, कंधमाला जिला में है। ठीक है, क्या नाम है, मंदसरू। कहाँ पर है वो, कंधमाला जिला में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे तमिलनाडु ने भी अरीटापट्टी को तमिलनाडु का जैव विविधता स्थल जो है घोषित कर दिया था। तो अरीटापट्टू को भी ध्यान रखें, अरीटापट्टू कहाँ पर है, तो अरीटापट्टू तमिलनाडु का है और जैव विविधता स्थल जो है ये भी घोषित हो चुका है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान भारत में 44 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 44 जैव विविधता विरासत स्थल हैं और भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टैमिरिंड ग्रोव में था, जो कहाँ पर है, कर्नाटक, बेंगलुरु में है। तो ध्यान रखेंगे भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टैमिरिंड ग्रोव था। ठीक है, कौन सा था, नल्लूर टैमिरिंड ग्रोव, जो कहाँ पर है, कर्नाटक, बेंगलुरु में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत स्थल हैं, उनकी संख्या 10 है। और अगर गौरतलब करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर 1 है और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, 3 है। बिहार में अभी फ़िलहाल कोई भी जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। भारत में अब तक लगभग 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। 13 अगस्त को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति हुई और उसमें नई 11 जो वेटलैंड एरिया हैं उनको इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जो है रामसर स्थलों की संख्या कुल बढ़कर कितनी हो गई है, 75 हो गई है। अगर बात करेंगे तो भारत में जो रामसर स्थल हैं जो अभी जो हाल ही में ऐड हुए हैं वो कौन से हैं, तो आप कहना कि मन्नार की खाड़ी वाला जो है ये, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल वाला जो है ये शामिल हुआ है। मन्नार की खाड़ी का पॉइंट केलीमियर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य शामिल हुआ है। इसके अलावा पिचवरम मैग्रोव ये शामिल हुआ है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और विल्लोड पक्षी अभ्यारण्य, कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा करिकीली पक्षी अभ्यारण्य, उधाय मर्थादपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा बिम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और एक है वुडूर पक्षी अभ्यारण्य और इसके अलावा एक है आपका कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। तो ये सारे अभ्यारण्य जो हैं इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। देखने काउंट करते हैं इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो रही है, 13 है जो अभी जो है भारत में स्थित रामसर स्थल हैं। 13 तो ये रहे, ठीक है, इसके अलावा 13 है, 14 होंगे। ठीक है, 7 8 14 ये रहे और इसके अलावा बाकी जो जितने भी स्टेट में है ना सारे के सारे ये रहे। देखो अभी इसको देख लेते हैं, सारे के सारे को पढ़ लेंगे।
जैसे आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने हैं, वो तो हैं 10। देखो ये वाले जो सारे के सारे हैं 14 के 14 ये तो हैं तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं। ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा वन्यजीव, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर, सांडी, नवाबगंज, सरसई, नवझील, ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। व्यास संरक्षण रिजर्व, हरी के झील, रोपड़ और केशोपुर मियानी ये वाले हैं, और कांजली और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये पंजाब में है। ठीक है। चिल्का झील, सतकोसिया गॉर्ज, भितरकनिका, मैग्रोव, तांपरा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील ये उड़ीसा में है। सुरिसर मानसर झील, हाईगर आर्द्रभूमि ये इम्पोर्टेंट है, हाईगम आर्द्रभूमि, हाईगम आर्द्रभूमि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सालबुग आर्द्रभूमि जो है, सालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा और आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है त्रिपुरा का कौन सा है, रुद्र सागर झील है। मिजोरम का पाला आर्द्रभूमि है। मणिपुर की लोकटक झील है। असम का दीपोर बील है। बिहार का काबरताल आर्द्रभूमि है। उत्तराखंड का आसन संरक्षण रिजर्व है। गोवा की नंदा झील है। कर्नाटक का रंगनीथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि है। और सुंदरवन का आर्द्रभूमि वाला एरिया है जो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में सांभर झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। लद्दाख में त्योसी मोरीरी है। त्योसोकर आर्द्र कॉम्प्लेक्स है। महाराष्ट्र में नांदूर मंधेश्वर है। लोनार झील है। और ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो के लिए फेमस है, वो भी है। केरल में वेम्बनाड और कोल जो वेटलैंड है, अष्टमोदी जो वेटलैंड है, और इसका सस्थाम कोट्टा जो है ये है। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, पोंग ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रताल, रेणुका ये सबसे छोटा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो सबसे छोटा जो आर्द्रभूमि है वो रेणुका है, और सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि है आपका, ये आपको बताया था सुंदरबन की आर्द्रभूमि है। इसके अलावा गुजरात में है नल सरोवर, थोल झील, बंधवा जो है वेटलैंड, और खिजड़िया वन्यजीव ये नया जुड़ा है, खिजड़िया वन्यजीव। तो ये सारे अगर देखेंगे तो कुल मिला के इनकी संख्या जो है अब कितनी हो गई है, 75 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है, 75 हो गई है। तो यहाँ तक जो है आप इसको देखेंगे। आज की क्लास यहाँ तक ही रहेगी। अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रक्षा विज्ञान के बारे में। किसके बारे में, रक्षा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे।